वादा किया था। आज रावत जी आए यहाँ पे, उन्होंने विस्तार से सारी चीज बताई कि बिना कैबिनेट में लाए ये इनको उजाड़ नहीं सकते। मंशा इनकी अब पता नहीं क्या है, इनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। मेरी एजेंट बताया जा रहा है। हाँ, मैं एजेंट हूँ। जिस पीड़ित परिवार, जहाँ जहाँ पीड़ित परिवार होगा, उस पीड़ित परिवार का एजेंट मैं हूँ। बंगाली समाज का एजेंट होगा, वो हर समाज जो दबा कुचला होगा, निचले जिसको दबाया जाएगा सरकार द्वारा, मैं उसका एजेंट हमेशा बनना चाहूँगा। दिया किस लोगों को? हम लोग यहाँ पर 45 साल से रहते हैं, तो हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर 11वें दिन से धरने पर बैठी हूँ। मेरी स्कूल भी बंद हो रहा है। उनको अपनी ताकत भुला देता है और बंगाली समाज अपना ताकत भूल चुका है। लेकिन मुझे लगता है समय बहुत बीत चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अब भी बहुत बाकी है। तो आप लोग जाग जाइए, सुधर जाइए। बहुत समय अपना नेता चुनिए। कहते हैं बांग्ला में एक शब्द है, जे जातिर नेता नहीं, शे जातिर माता नहीं। वो मैं गुस्से में दे रही हूँ यार, मेरा घर उजड़ रहा है तो मैं गाली नहीं दूंगी क्या? अगर उनका घर उजड़ता तो वो भी ऐसे बोलते। क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि जो भी मेरा घर उजाड़ेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। तो क्या सौरभ बगुना जी मेरे घर उजाड़ रहे हैं? 2,500 एकड़ में बगुड़ा जी ने सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये जमीन दी थी। मैं कह रहा हूं ना, अगर इतिहास में जाओगे, इनके परिवार के इतिहास में जाओगे तो पता लगेगा ये क्या है। इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। 50 साल से 60 साल से यहाँ बसे हुए लोग, जिनके पास राशन कार्ड है, अपने बिजली उनको सरकार ने दी है, पानी सरकार ने दिया है, सड़क सरकार ने दी है। अचानक एक दिन आप ये नदी के किनारे जहाँ उद्योग लगना ही नहीं चाहिए, टारगेट नहीं कर रहे। गरीब लोगों को वो चाह रहे हैं, जिनके बारे में उनको ये भ्रम हो गया है कि ये हमसे लड़ नहीं सकते। उन लोगों को उजाड़ कर, उनकी झोपड़ियां तोड़कर, उनको बेघर करके अपने उद्योग लगाऊंगा मैं, तो वो जो जिद पकड़े हुए हैं तो उनकी वो जिद पूरी नहीं हो पाएगी। आज देखिए हम लोग सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी सरकारी जमीन पे काबिज है, लेकिन ना तो वो लोग अवैध हैं। सरकार ने पूरी पॉलिसी के तहत उनको बुलाया था यहाँ पर और बसाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। प्रहलाद पलासिया में बंगाली समाज के परिवारों को उजाड़े जाने का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों से जारी आंदोलन में अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट ने एसडीएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उजाड़ने की कार्रवाई हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों की अवहेलना मानी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि प्रहलाद पलासिया के बंगाली समाज को मालिकाना हक देने का निर्णय उनकी सरकार में कैबिनेट में पारित किया था, जिसे कैबिनेट ही निरस्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि मत्स्य मंत्री सौरभ बहुगुणा के इशारे पर गलत तरीके से उजाड़ने की कार्रवाई कराई जा रही है। ये बंगाली समाज के अधिकारों पर सीधा हमला है। रावत ने इस मुद्दे पर सौरभ बहुगुणा के साथ उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बंगाली समाज को और अधिक संगठित होकर जागने की जरूरत है। आंदोलनकारी लोगों ने आरोप लगाया कि 2012 में बंगाली समाज को मालिकाना हक, पुनर्वास और स्थायी बसावट का वादा किया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा दोहराया गया। 2022 में पुनर्वास, पट्टा और योजनाओं में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2025 में हालत ये हो गई कि ना मालिकाना हक मिला, ना पुनर्वास की व्यवस्था, ऊपर से उजाड़ने की कार्रवाई। लोगों का कहना है कि बंगाली समाज को बार बार चुनावी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और बाद में वादे भुला दिए गए। प्रहलाद पलासिया में चल रही उजाड़ने की कार्रवाई का संबंध प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाए जा रहे एक्वा पार्क प्रोजेक्ट से बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परियोजना के लिए जमीन खाली कराने के नाम पर गरीब परिवारों को जबरन हटाया गया, कोई वैकल्पिक पुनर्वास नहीं दिया गया, जबकि कानूनन पुनर्वास के बिना ऐसी कार्रवाई अनुचित और अवैधानिक मानी जाती है। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल, वरिष्ठ नेता प्रेमानंद महाजन और बंगाली समाज के विभिन्न पदाधिकारियों ने मौके पर मौजूद परिवारों से वादा किया कि उनकी लड़ाई को विधानसभा से लेकर हाई कोर्ट तक ले जाया जाएगा। लोगों का आरोप यह भी है कि किरण मंडल को समर्थन न देने वाले बंगाली परिवारों को जानबूझकर ठगा जा रहा है और मालिकाना हक की प्रक्रिया रोक दी गई।
आंदोलन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। 10 दिनों से धरने पर बैठे सैकड़ों लोग ठंड, भूख और असुरक्षा से जूझ रहे हैं। महिलाएं और बच्चे भी आंदोलन में शामिल हैं। लोगों की एक ही मांग है, उजाड़ना बंद करो, मालिकाना हक और पुनर्वास दो। हाई कोर्ट का नोटिस आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है, लेकिन आंदोलन अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। प्रहलाद पलसिया में उजड़े जा रहे लोगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले अनसुनी आवाज के संपादक रूपेश कुमार सिंह पर सांप्रदायिक और सामाजिक उन्माद फैलाने का आरोप लग रहा है, जिस पर उन्होंने कहा, पत्रकारों पर तो आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हकीकत से वाकिफ कराना पत्रकारों की जिम्मेदारी है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं सितारगंज विधानसभा के प्रहलाद पलसिया गांव में हूं, जहां पर पिछले 11 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है। आरोप यह है कि यहाँ पर जो है एक पार्क, एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बन रहा है। करोड़ों की लागत से ये पार्क बन रहा है और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लगभग 45 साल से निवास कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। उनकी मांग यह है कि उनको किसी दूसरी जगह पुनर्वास किया जाए। हालांकि सरकार की तमाम सुविधाएं उनको दी जाती हैं और उनसे वोट भी लिया जाता है। इस पूरे आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं नवतेज पाल सिंह जी। नवतेज भाई, पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो समाचार इंडिया के सभी जो दर्शकगण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज प्रहलाद पलसिया के इन गरीब किसानों को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप पहुंचे कवरेज करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पिछले दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है। मंत्री जी ने इनसे वादा किया था। आज रावत जी आए यहाँ पे, उन्होंने विस्तार से सारी चीज बताई कि बिना कैबिनेट में लाए ये इनको उजाड़ नहीं सकते, ये बदल नहीं सकते। वो कैबिनेट का फैसला है, ने भी कुछ नोटिस जारी कर दिया है। कैबिनेट का फैसला है कि किसी को भी आप उठाओगे उसको जो है पुनर्वास करोगे उसका, तब हटाओगे। और जो है कि ये तो चोरी छिपे काम कर रहे थे। माननीय हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो है, उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाई थी, उसको स्वीकार कर लिया है और उसमें इनको नोटिस जारी कर दिया है जितने अधिकारी थे सबको। और ये चोरी छिपे, दरअसल मैं जो कहना चाह रहा हूँ, चलो हाई कोर्ट ने अपना काम कर रही है, कोर्ट को माननीय न्यायालय पे बहुत भरोसा है हमें। और जब जब सरकारें उत्पीड़न करती हैं तो कोर्ट ही बचाती है। मंशा क्या है, लोग क्यों कर रहे हैं? मंशा इनकी अब पता नहीं क्या है, इनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर मान लो तुम लाए थे इसके लिए लगभग 100 करोड़ के आसपास इस योजना के लिए, तो इस योजना को यहाँ नदी किनारे तुम बना रहे हो, कभी भी बाढ़ आई तो वैसे उड़ जाएगा ये, है नहीं? फिर तुम दिखा दोगे कि भाई ये तो सारा खत्म कहानी, पैसा की लिपापोती कर लोगे। ये बगल में वो सामने देखो, वो सिडकुल फेज 2 है, सारी जमीन खाली पड़ी है, वहां बना लेते इसको। इन परिवारों को यहाँ पे बसने देते ऐसे ही, जहाँ टेक्सटाइल पार्क बनना था। हाँ, वहां बना देते। अरे और भी बहुत सारी जगह उसमें पड़ी हुई है, कहीं पे भी वहां पे ये दे देते। सिर्फ यहाँ पे इन परिवारों से जमीन का पैसा ना देना पड़े, फ्री में जमीन मिल जाए, इसलिए जो है इस जमीन को इन्होंने खारिज करा के, जो पट्टे पुराने लोग थे जिनके नाम था उसको खारिज करवाया। और वो जो उसका फायदा उठा के खारिज कराने का, वो तो कुछ भूमाफिया लगे हुए थे इसमें, इन लोगों से जमीन मांग रहे थे, इन्होंने दी नहीं। तो उन लोगों जमीन इन लोगों की लगभग, इनके पास कुछ नहीं, 20 एकड़ जमीन है 7-8 परिवारों के पास। अच्छा। और बाकी यहाँ पे और बहुत परिवार हैं, जमीनें और भी बहुत है। बहुत सारे लोग भूमाफिया यहाँ पे, ये लोग प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे हैं। हाँ, लगे हुए। ये प्रोजेक्ट के बीच में क्या आ रहे हैं, जमीन फ्री की चाहिए थी मंत्री जी को। अच्छा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये लोग हल्ला ना करें, विपक्ष के पास ना जाएं। अगर ये पहले आगे होते हमारे पास, जब ये शुरू हुआ 4 साल पहले, जो मंत्री जी कह रहे हैं 4 साल से क्यों नहीं हल्ला किया? 4 साल से हल्ला इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने इनको गुमराह करे रखा। और जब लास्ट में आपने इनको जवाब दे दिया, मना कर दिया कि भैया अब घर छोड़ के निकलो यहाँ से, तब इनको कोई रास्ता नहीं सूझा। तब ये कोर्ट भी भागे और तब ये हमारे पास भी भागे कि भैया भैया हमें बचाओ। तब हम लोग आए, इनको गुमराह करके रखा, इनकी स्वीकृति ले ली कि तुम्हें जमीन देंगे, जमीन देंगे, जमीन देंगे। और करते करते ये सारी बिल्डिंगें बना दी, इनके घर जो है घेर दिए चारों तरफ से। और लास्ट में आगे इनको जवाब दे दिया। तब ये जो हमारे पास आए और हम डटे पड़े मैदान में, और बिना इनको पुनर्वास किए हम किसी कीमत पे भी जो है इनको उजड़ने नहीं देंगे। बिना कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। आज माननीय हमारे नेता कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इनको मालिकाना हक भी दिया जमीन का, जो अगर आप देखोगे, वो जियो को देखोगे तो बहुगुणा जी के साइन नहीं है। जबकि वो वादा करके आए थे, जब किरण मंडल जी ने त्याग किया था कि मैं जमीनें पक्की करूंगा, तो वो अपने कार्यकाल में तो कर ही नहीं पाए। उनको तो तुरंत कर देनी चाहिए थी।
लेकिन बाद में जब सीएम हरीश रावत जी बने तो उन्होंने करने का काम किया। तो अगर कोई छोटी मोटी कमियां रह गई थी उसको सही करके आप और सही कर देते। अब सरकार में तुम्हारा बेटा मंत्री है भैया, आप बहुगुणा जी मंत्री हैं, तो ये अब करवा देते। जी 2012 में जब विजय बहुगुणा जी यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे उनको यहाँ से विधायक बनाओगे तो वो यहाँ पर मालिकाना हक देंगे। लेकिन 2013 की आपदा के बाद उनकी जो है पद से हटा दिया गया था उनको, और उसके बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत बने थे जिन्होंने इनको मालिकाना हक दिया था। अब आप बताएं, ये भी जा रहा है कि यहाँ पर पानी की जो सप्लाई लाइन है वो खोद दी गई है। तमाम तरीके का प्रयास यहाँ से पलसिया प्रहलाद के लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। 50 साल से 60 साल से यहाँ बसे हुए लोग, जिनके पास राशन कार्ड है, अपने बिजली उनको सरकार ने दी है, पानी सरकार ने दिया है, सड़क सरकार ने दी है। अचानक एक दिन आप ये नदी के किनारे जहाँ उद्योग लगना ही नहीं चाहिए वहाँ एक उद्यमी को दे रहे हो, जबकि सिडकुल के अंदर इतनी बड़ी जमीन खाली है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों इन गरीबों की जमीन पर नजर डाल रहे हो भैया? क्यों नजर डाल रहे हो? ये इसलिए कि सिडकुल को पैसे में खरीदना पड़ेगा और गरीब की जमीन यूं ही ले देना चाहते हो। तो ये जो यहाँ के प्रतिनिधि कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि, बहुत दुखद है, निंदाजनक है और उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप में पलसिया हो या राजनगर वालों को हो, इनको उजाड़ने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे टीवी चैनल के सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद देता हूं। वास्तव में जिस प्रकार से इस आंदोलन में, खाली ये आंदोलन नहीं, देश की आज़ादी में भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों पे आरोप लगा, जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, फिर अपने सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, उनको भी आतंकवाद कहा गया था। आज तो हमें साधारण एक पार्टी का एजेंट बताया जा रहा है। हाँ, मैं एजेंट हूँ। जिस पीड़ित परिवार, जहाँ जहाँ पीड़ित परिवार होगा उस पीड़ित परिवार का एजेंट मैं हूँ। बंगाली समाज का एजेंट होगा, वो हर समाज जो दबा कुचला होगा, निचले जिसको दबाया जाएगा सरकार द्वारा, मैं उसका एजेंट हमेशा बनना चाहूँगा। रही बात प्रहलाद पलेसिया का, लगातार आज 10वां दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ हमारे आप देखिए ना, पेड़ कितने मोटे मोटे पेड़, पीछे ये पेड़ की आप आयु पूछेंगे तो बहुत पुराने पेड़ है। तो ये अस्तित्व इनका बहुत पुराना, 45 साल से लगातार बस रहे। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है और जो बातें उन्होंने करी है, वास्तव में एक पीड़ित परिवार के साथ एक बड़ा वृक्ष जब खड़ा हो जाता है तो उसके छाए में हर कोई व्यक्ति आने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोग भी निर्दलीय रूप से जो राजनीति कर रहे हैं या किसी पद में बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जो आप बहुगुणा परिवार से हैं या फिर यहाँ के मंत्री जी हैं, आप भी बहुत बड़ा पेड़ है, तो कम से कम छाया देकर इन परिवार को बसा दीजिए। तो ये लोग आप ही के सपोर्टर हैं, आप ही के लोग हैं, आपको ही वोट दिया है, तो हम किसी वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, अपनी हक मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं ये लोग, तो अपनी हक को पूरा ये कह रहे हैं बंगाली समाज ने जिन लोगों को दूध पिलाया, आज वही लोग डस रहे हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल डस रहे हैं, और ये बंगाली समाज के साथ हमेशा दुर्व्यवहार रहा है। आप नहीं मानेंगे, जिस प्रकार से मुन्ना सिंह चौहान ने इससे 1 साल पहले भी बहुत बड़ा बयान दिया था कि यहाँ बाहर से किसी अन्य राज्य से आके, अन्य देश से आकर, मैं कहना चाहूँगा बंगाली समाज किसी अन्य राज्य से नहीं आए हैं। बंगाली समाज अखंड भारत के हिस्सा है। जब विस्थापित होकर लोगों को यहाँ लाया गया था, चाहे वो नेहरू जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस टाइम यहाँ बसाया गया। और ये लगातार आपने 1951 से लेकर 71 तक यहाँ पर लोग आए, और वही लोग हैं, ये अखंड भारत के हिस्सा है। इस तरीके से टीका टिप्पणी करके बंगाली समाज को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम तत्काल सरकार, जो अभी वर्तमान में सरकार है, वो कर रही है। आप बंगाली समाज के नेता हैं, तमाम बंगाली समाज के मंचों से बंगाली नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्थिति अभी जो है बंगाली समाज की सामान्य नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहे सरकार किसी की भी रही हो, 70 साल से अगर कांग्रेस सरकार रही हो, खाली कांग्रेस सरकार ने हमें बचने के लिए यहाँ दिया था। उसके बाद जब भाजपा सरकार ही, तो जिम्मेदारी भाजपा सरकार है। आप नहीं मानेंगे, 95% लोग भाजपा को वोट देती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कभी हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि इनको लगता है अगर ये लोग पढ़ लिख के गए, ये बंगाली लोग बहुत चतुर होते हैं, तो क्या पता हमसे ऊपर पहुँच जाए। तो कहीं ना कहीं दबाने का काम ये पूरे सिस्टम के साथ ही होता है। मुन्ना सिंह चौहान अभी जिस एससी के मुद्दे को लेकर ये चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बने, फिर 2 बार विधायक बने, सांसद बने,
बताओ एससी का फाइल वही का वही अटका है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को दबाया जा रहा है और ये लोग जानबूझे जागरूक करेंगे आप बंगाली समाज देखिए आज जिम्मेदारी है आप पर। हाँ मैं आप नहीं मानेंगे उत्तराखंड का एकमात्र बंगाली चेयरमैन हूँ और मैं खाली बंगालियों का नेता नहीं हूँ, मैं हर समाज का नेता हूँ। लेकिन मैं जिस कोख से मैंने जन्म लिया है मैं उस कोख की बात करूंगा तो मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक इसलिए करना चाहता हूँ कि जाग जाइए, नहीं तो वो समय दूर नहीं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनको अपनी ताकत बुला देता है और बंगाली समाज अपना ताकत भूल चुका है। लेकिन मुझे लगता है समय बहुत बीत चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अब भी बहुत बाकी है। तो आप लोग जाग जाइए, सुधर जाइए, बहुत समय अपना नेता चुनिए। कहते हैं बांग्ला में एक शब्द है, जे जातिर नेता नहीं से जातिर माता नहीं। धन्यवाद। सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये जमीन दी थी। मैं कह रहा हूं ना, अगर इतिहास में जाओगे, इनके परिवार के इतिहास में जाओगे तो पता लगेगा कि ये क्या है। तो मैं चाहे डीएम का हूं या हाई कोर्ट में मैं इनके साथ जाता हूं, यहां भी नियमित आता हूं। अपने तेजपाल जी, हरीश दुबे जी, उत्तम आचार्य जी और अरे चेयरमैन तो हमारा नेता ही है और रामचंद्र जी और मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये लड़की भाई साहब इसको सुनना जरा, आप सुनना। इसने मुझे एक दिन बताया कि हम 7 बजे अपना घर बंद कर लेते हैं, यहाँ 7 बजे घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं खाना वाना का, कि शेर ना आ जाए, जानवर नहीं आ जाए और डर ये भी कोई अपीरी घटना ना हो जाए। तो तराई को बसाने वाले जो लोग थे, तराई को क्या भगोड़ा जी ने बसाया था, जिन्होंने बसाया था तराई को, और इन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से, चाहे पहाड़ के आदमी हो, बंगाली समाज के आदमी हो, किसी भी जाति सिख कम्युनिटी का आदमी हो, सभी ने अपने तरह। अब जमीनें कीमती हो गई तो इनके मुंह में पानी आ रहा। इनके संग 10-15 लोग हैं, वो इसी काम में लगे हैं। हैसियत नहीं है, फूंक मार दी उड़ जाएंगे। हाँ, अभी जो डायलॉग मार रहे हैं उसमें, हाँ हैसियत नहीं है। और हमारे सामने तो गिड़गिड़ाते थे ये लोग, मैं नाम बोलूंगा तो सब आप समझ जाओगे, फिर कहोगे आपने इन्हें आगे बढ़ाया था। मुझे क्या पता दोस्तों को मैं आगे बढ़ाऊं, कल को कैसा निकलेगा। सब ठेकेदार है, ये किसी के नहीं है। भाई साहब मुख्यमंत्री रहे, महाजन साहब रहे, हम रहे, ठेकेदार हमारे आपके साथ कभी कभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, और वो जब दूसरी सरकार आती है तो उधर शिफ्ट हो जाते हैं। बस यही है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरा मामला यह है कि आपने वैसे तो देखा होगा, सुबह से आप भी, मैं देख रहा हूँ, लगातार इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं। 13 तारीख वाले दिन हमारे पास एक फ़ोन आया यहाँ से कि यहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स आ गई है और हमारे घरों को उजाड़ रही है। जब हम लोगों ने यहाँ, मैं था, नवतेज भाई थे और उत्तम आचार्य जी थे, एक रामजीत भाई हैं हमारे, वो भी थे, हम चारों लोग जब यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स है, बहुत सारी क्या कहते हैं ये जेसीबी मशीनें थी जो खोदने में लगी हुई थी, इनका घर तोड़ने में, उजाड़ने में लगी हुई थी। और पुलिस वाले जो है महिलाओं से अभद्रता कर रहे थे। ठीक, उनसे थोड़ा संघर्ष हुआ, वाद विवाद और संघर्ष हो रहा। जब विधिक बातें होने लगी, कानूनी बातें होने लगी तो वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन मेन चीज़ क्या है इसमें, मेन मुद्दा यह है कि जो हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं, उन्होंने एक जिद पकड़ ली है कि मैं इस तरीके के सरकारी जमीन पर बैठे हुए गरीब लोगों को, अमीरों को नहीं, अमीर तो बहुत सारे बैठे हुए हैं सरकारी जमीनों पे, उनको टारगेट नहीं कर रहे, गरीब लोगों को वो चाह रहे हैं, जिनके बारे में उनको ये भ्रम हो गया है कि ये हमसे लड़ नहीं सकते। उन लोगों को उजाड़ कर, उनकी झोपड़ियां तोड़कर, उनको बेघर करके अपने उद्योग लगाऊंगा मैं। तो वो जो जिद पकड़े हुए हैं तो उनकी वो जिद पूरी नहीं हो पाएगी। आज देखिए हम लोग सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सौरभ बहुगुणा जी ने एक उसमें कह भी रहे थे कि वो वहां पर आंदोलन करना चाहे कोई कितना भी कर ले, जो चीख रहा है वो कितना भी चीखता रहे, लेकिन जो है कि मैं वहां पर राजनगर के अंदर अपना दुग्ध उद्योग लगाकर ही रहूंगा। प्रहलाद पलसिया में एक्वा पार्क लग के ही रहेगा, चाहे उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो 4 ही परिवार है जिसे मैं उजाड़ दूंगा, जिनकी झोपड़ी तोड़ दूंगा। अरे 4 ही जिसे आप कह दे रहे हैं कि 4 ही परिवार है, एक भी व्यक्ति के खाने की, रहने की, सोने की सारी व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और 4 ये जिसको आप परिवार कह रहे हैं, इस 4 परिवार के अंदर तो 60 लोग हैं, बच्चों को मिलाकर कम से कम 60 के ऊपर संख्या है। किस तरीके की बातें ये करने लगे, तानाशाही की बातें ये करने लग गए कि उनको बिल्कुल जिद पकड़ ली है इन्होंने कि उनको मैं उजाड़ कर, उनकी झोपड़ियां तोड़कर, उनको बेघर करके और मैं वहां फैक्ट्री लगा कर ही मानूंगा, कह रहे हैं। आप लगा लीजिए किस घमंड में आ गए, किस भ्रम में आ गए।
कैसा तानाशाह, कैसा हिटलरशाही के कैबिनेट मंत्री मिले, ये उन बंगाली समाज के लिए कह रहे हैं जिन्होंने इनको 2-2 बार जिताया, इनके पिताजी को तो जिताया। आप लोग इनका पुनर्वास चाहते हैं या हाँ, देखिए देखिए हम ये कहते हैं भगवान जी का विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा कहना ये, हम पहले दिन से यही बात कह रहे हैं, हम पहले दिन से यही बात कह रहे हैं। पहले दिन भी यहाँ जब एसडीएम महोदय और लोग आए थे, और एक दिन यहाँ पर जो है कि समझौता वार्ता के लिए भी अधिकारी वर्ग पहुंचे थे, तो हमने तब भी कहा था, और हम आपके चैनल से आज भी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अगर इनको वास्तव में, अगर तुम्हारे दिल को लगी गई है ये जमीन की भाई इसी पे आपको बनाना ही बनाना है, आपने मन ही बना लिया है कि चलो इसी जमीन पे आपका एक्वा पार्क, मछलियां यहीं पल पाएंगी, सिटकुल की हजारों एकड़ जमीन जो खाली पड़ी है उस पे आपकी मछलियां नहीं पल पाएंगी अब, तो फिर हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, आपने जब जिद पकड़ी ली है तो आप इन परिवारों को एक पुनर्वास की व्यवस्था कर दें। इनके जो एक विधिक तरीका होता है, उस विधिक तरीके से आप इनको पुनर्वास की व्यवस्था कर दें, और जो आपने वादा करा था कि इनको 1-1 एकड़ भूमि जो है कि इनकी फसल उगाने के लिए देंगे, वो दे दें इनको। और तीसरा कहा था कि नौकरियां इनको दिला देंगे, तो चलो नौकरियां तो आपने सिटकुल में कितनी दिलाई है वो हम देख ही रहे, वो तो आपके बस की बात है नहीं, हवाई बातें आप मारते हैं। तो हवाई बात छोड़कर पुनर्वास की कम से कम पुनर्वास की व्यवस्था, जो विधिक प्रक्रिया है वो जरूर हो। और अगर इनको हटाने का ही मन है, वैसे तो हम चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत अपना बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी उसमें फैक्ट्री आपकी लग रही है, थोड़ा सा एरिया इनके घरों का छोड़ दिया जाए और आप अपने उद्योग लगा लीजिए। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है उनसे, हमारा झगड़ा तो तब प्रारंभ हो जाता है जब ये उत्पीड़न करना चालू कर देते हैं। जैसे कि मैं चेयरमैन था, जब इन्होंने मेरी बाजार तोड़ने का चालू करा, खटीमा रोड तोड़ी, मीना बाजार रोड तोड़ी और किच्छा रोड तोड़नी चालू गई, तब हमारा विवाद हुआ। कोई इनसे विवाद नहीं हुआ था ना, इनके करे जा रहे उत्पीड़न का हम हमेशा विवाद करते हैं। और इन परिवारों के लिए भी हमारी मांग यह है कि विधिक रूप से इनका पुनर्वास कर दिया जाए पहले, और पुनर्वास के कागज इनको दे दिए जाए, ऐसा नहीं कि धोखे वाला काम ना हो जाए, इनको दे दिए जाए। और नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं हुआ तो भैया लड़ रहे हैं ना, सत्ता से लड़ रहे हैं। जब तक हिम्मत रहेगी, जब तक दम रहेगा, सत्ता से है, हम मानते हैं कि चलिए उनके पास ताकत है, सत्ता का वो दुरुपयोग कर सकते हैं हर तरीके से, लेकिन हम में जब तक दम है हम लड़ रहे हैं। और हम पूरी, आज तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो आपके चैनल से बताता हूं। उन्होंने कहा कि इनके ऐसे परिवारों के, जो बंगाली समाज के ऐसे परिवार है, इनके संरक्षण को जो है कि कैबिनेट की, जब वो मुख्यमंत्री थे तो कैबिनेट ने इनके संरक्षण को पास किया था कि इनको संरक्षण दिया जाएगा, बिना पुनर्वास के इनको हटाया नहीं जाएगा। और एक कैबिनेट का जो फैसला होता है वो दूसरी कैबिनेट ही बदल सकती है। कोई एक व्यक्तिगत कैबिनेट मंत्री अकेले अगर कह देगा तो वो कैबिनेट के फैसले को नहीं बदल सकता। तो ये इसीलिए कोर्ट ने की अवहेलना का आरोप पत्रकारों पर लगना कोई नई बात नहीं है। जब भी आप सत्यता से और जमीनी रिपोर्ट दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ जो विरोधी लोग होते हैं वो आरोप लगाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कहीं इस तरीके की चर्चा है या कोई इस तरीके की बात कह रहा है तो वो सरासर गलत बात कह रहा है। यहाँ पर प्रहलाद पलसिया के जो लोग रह रहे हैं वो 1947 के पार्टीशन के विक्टिम हैं, और उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा सही तरीके से पुनर्वास नहीं हो पाया, जिसकी पीड़ा ये आज तक भुगत रहे हैं। और इनका ये कानूनी राइट्स है, और ये आंदोलन, ये लोग अवैध नहीं है, और ये ज़मीन भी अवैध नहीं है। हाँ ठीक है, प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई होंगी, ये अलग बात है, कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाई होंगी, तो सरकारों की जिम्मेदारी है। तब पुनर्वास नहीं हो पाया तो आज इनको पुनर्वास कर देना चाहिए। डेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं है, कंपनी फैक्ट्रियों के कोई खिलाफ नहीं है, और इन लोगों का भी, पीड़ित लोगों की यही डिमांड है कि इनका पुनर्वास हो जाए, उसके बाद कंपनियां लगनी, जो लगना है वो होना चाहिए। ये जायज़ डिमांड है, इसके लिए आप वस्तु स्थिति से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। आपने बंगाली समाज पर रिसर्च भी की है, किताब भी लिखी है, क्या लगता है क्या स्थिति है ओवरऑल? देखिए 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पश्चिमी हिस्से से पाकिस्तान के सिख, पंजाबी ये लोग आए, पूर्वी हिस्से से बंगाली समाज के लोग आए। बंगाली समाज के लोग काफ़ी समय तक ऊहापोह की स्थिति में थे, तो 71 तक आते रहे जब तक बांग्लादेश बन रहा था, तो इसलिए एक मुश्त पुनर्वास नहीं हो पाया। तो बड़ी तादाद में तराई में अभी भी बंगाली परिवार भूमिहीन हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, तो वो ऐसी ज़मीनों पर काबिज हैं, सरकारी ज़मीन पे काबिज हैं, लेकिन ना तो वो लोग अवैध हैं, सरकार ने पूरी पॉलिसी के तहत उनको बुलाया था यहाँ पर, और बसाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। अगर उस समय चूक हुई है सरकारों से तो आज की सरकारों को उसको पूरा करना चाहिए। और प्रहलाद पलसिया जैसे अगर अन्य भी जगह बंगाली समाज के लोग हैं तो अनुकंपा के आधार पर ही सही, नीतिगत आधार पर ना भी कहें तो अनुकंपा के आधार पर ही सही, उनका अलाटमेंट होना चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए।
तो ये कह रहे हम लोग सिखा रहे हैं।